Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 9 जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ये वीडियो सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा वहाँ पे जीके एंड जीएस का एक पोर्शन रहता है जहाँ से कि हमसे इस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये आपके जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस भी हैं। तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट्स भी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, उनके लिए भी वीडियो जो है बेनिफिशियल है। वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स में हमने आपके एनवायरनमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये हमारा अदर पार्ट है, इसका हम ऑलरेडी यहाँ से 1 to क्वेश्चंस जो थे 1 to 35 क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 के साथ यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज विच समिट इज़ नोन एज द ग्रीन हाउस समिट। किस शिखर सम्मेलन को ग्रीन हाउस शिखर सम्मेलन के रूप से जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस शिखर सम्मेलन के रूप में हम क्योटो प्रोटोकॉल को जानते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए जो एक तरह से पहल की गई थी वो आपकी क्योटो प्रोटोकॉल है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटेड है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि स्टैंड हुआ था 1992 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका जो UNFCCC जो था इसने स्टैंड किया था 1992 में इस इंटरनेशनल ट्रीटी क्योटो प्रोटोकॉल को, जो कि आपका हम कह सकते हैं कि इसका जो मोटिव था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसका जो एमिशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक सेंसस की बात करें तो साइंटिफिक सेंसस के बेसिस पे जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं इसको बार बार। तो उसको जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने क्या किया था, इस पे एक प्रोटोकॉल लेकर आए थे, एक इंटरनेशनल ट्रीटी लेकर आए थे जिसका हमने नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा। अगर मैं बात करूं इस ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारी हो रही है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के साथ साथ, और हमारा जो एक ये ह्यूमन मेड CO2 एमिशन है वो यहाँ से ड्राइव हो रहा है, ठीक है। ये CO2 एमिशन कौन करा रहा है, ह्यूमन्स करा रहे हैं। तो ह्यूमन्स मेड जो CO2 एमिशन है वो यहाँ से ड्राइव हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम एक और बात करें तो ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है
ये सबसे पहले कहाँ अडॉप्ट किया गया था? तो क्योटो। ये जो क्योटो है बेसिकली ये जापान का एक शहर है, ठीक है। ये क्योटो एक सिटी है जापान की, ठीक है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया था क्योटो में जापान। और कब अडॉप्ट किया था? तो 11 दिसंबर, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, 11 दिसंबर 1997। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को अडेप्ट किया गया था। और कहाँ अडॉप्ट किया था? तो क्योटो में, जापान की एक सिटी है क्योटो, वहाँ किया था। उसी वजह से इसका नाम जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। अडॉप्ट हमने इसको 11 दिसंबर 1997 को जो है वो किया था। लेकिन हम ये फोर्स में जो था वो आपका 16 फरवरी 2005 में आया। यानी ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है बेसिकली इसको हमने 11 दिसंबर 1997 को अडेप्ट कर लिया था। लेकिन ये फोर्स में जो लागू हुआ वो आपका 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब ये लागू हुआ तो हम कहेंगे कि इस क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पार्टीज़ थीं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पार्टीज़ थी, ठीक है। और ये जो इसमें एक कनाडा था जिसने कि जो कि इस प्रोटोकॉल से जिसने अपना नाम निकाल लिया था दिसंबर 2012 में। बाकी सब ने अपना जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि हम क्या करेंगे। ये उद्देश्य जो था वो ये जो उद्देश्य था वो किसका था? तो UNFCCC का उद्देश्य के अनुसार क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया कि उद्देश्य ये था कि हम कैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करें। और हमें ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो जो भी डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो भी डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस हो रहा है इसकी वजह से क्लाइमेट सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट पर जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 7 ग्रीन हाउस गैस 7 GHG के लिए अप्लाइड थी, ठीक है। जैसे कि हमारा एनेक्स ए में डिस्कस भी किया है, आप एनेक्स ए पढ़ेंगे अगर क्योटो प्रोटोकॉल का तो वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैसेस की 7 गैसेस पर अप्लाइड हुआ था। तो हमने तो अभी बेसिकली 4 ही गैसेस पढ़ी थी, अब वो हम पूरी चारों गैसेस यहाँ पे 7 गैसेस देख लेते हैं कि किन किन गैसेस पे अप्लाइड हुआ था। तो सबसे पहली गैस तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। दूसरी गैस हमारी मीथेन है, मैं यहाँ पे लिखती चल रही हूँ, आप चाहें अपने उससे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं बोलते हुए बस लिख रही हूँ, तो आप लिखते हुए चलिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपकी अपनी हैंडराइटिंग में होगा। तो ये 7 है, पहली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी आपकी मीथेन है। तीसरे की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो ये आपकी एक तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये है आपकी N2O, ठीक है। फिर है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। 3 गैसेस ये हो गई। इन गैसेस को मैं डिलीट कर रही हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लो या उसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए, 4th गैस की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो ये है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको हम HFCs कहते हैं, ठीक है। तो चौथी गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। 5वीं गैस है आपकी परफ्लोरोकार्बन। क्या है? परफ्लोरोकार्बन, ठीक है, PFCs। फिर आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसको हम SF6 कहेंगे, ठीक है। और आपकी एक और गैस है जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो ये आपकी 7 गैसेस हैं जिसको नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है NF3। तो ये सातों गैसेस पे अप्लाइड हुआ था ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को जो है वो ऐड किया गया था बाद में, जब सेकेंड कंपाइलेंस हुआ था। तो सेकेंड कंपाइलेंस पीरियड के टाइम पे इस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ऐड किया गया था। जो आपका दोहा राउंड था ना, इसमें राउंड्स थे अलग अलग, तो जो दोहा राउंड था उसमें उसके समय ये जो प्रोटोकॉल है ये आपके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। वैसे तो हमने सिद्धांत दिया कि सभी के लिए एक कॉमन है, लेकिन सब फिर भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ होंगी, सब अपने अपने स्तर पर यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। और उद्देश्य सबका यही ध्यान में रहेगा कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। बाकी अगर मैं बात करूं तो 36 कंट्रीज़ थी यहाँ इसमें, जिन 36 कंट्रीज़ ने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया जब फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था, ठीक है। और इस प्रोटोकॉल के साथ फुली जो थे वो कंप्लाई हुए थे, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है ओजोन प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है। तो अभी हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, अब हम दूसरा प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं। ये प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपको ज़रूर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट आया था 1997 का, जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट था वो किससे रिलेटेड था। तो हम सभी को पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने से रिलेटेड था, और ये ओजोन को प्रोटेक्ट करने से। तो अब जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, ऐसे ही हम थोड़ा सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ लेते हैं। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये किस पे आया था, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस पे आया था। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस पे आया था, या हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ था ऑन सब्सटेंसेस जो क्या कर रहे हैं, दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस पे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी था एज क्योटो प्रोटोकॉल, और इसको डिज़ाइन किया गया था, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो बाय फेजिंग आउट। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, ओडीज़ हैं, उनको क्या करेंगे, आउट करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो बाय फेजिंग आउट दी हम कह सकते हैं बाय फेजिंग आउट दी ओडी सब्सटेंसेस, है ना, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हमें निकालना था, ठीक है। अब कुछ हमारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल थे ओजोन डिप्लीशन को, उनको अगर हम निकाल देंगे तो हमारा ओजोन लेयर जो डिप्लीट नहीं होगी। यही बात इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली की गई थी, और कुछ नया इसमें नहीं था। अब बात आती है ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, तो इसमें हम सबकी सहमति कब हो गई थी, तो अगर इसके एग्रीमेंट की बात करें तो ये एग्रीमेंट जो था वो आपका 16 सितंबर 1987 को हो गया था। तो 16 सितंबर 1987 को एग्रीमेंट हो गया था, सब एग्री हो गए थे कि हाँ इसको जो है वो अप्लाई करना चाहिए, इसको फोर्स में लाना चाहिए। लेकिन ये भी इस टाइम पे तो इस पर साइन हुए थे, हम कह सकते हैं ये एग्रीमेंट लागू हुआ था, इस पर एक सहमति हुई थी सबकी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, ठीक है। लागू होने में हर चीज़ को समय लगता है, तो लागू जो ये हुआ था वो आपका 1 जनवरी 1989 में हुआ था, यानी 2 साल बाद, ठीक है।
तो 16 सितंबर को ये हम लोग ओज़ोन डे के रूप में मनाते हैं, आप सभी को पता है। इसीलिए हम 16 सितंबर को ओज़ोन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन ओज़ोन को बचाने की एक पहल की जो थी वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 16 सितंबर 1987 को ओज़ोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको हमें निकालना था, हटाना था, ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करना था। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे सबकी सहमति बनी और फिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो थी वो 1 जनवरी 1989 को लागू कर दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें 9 रिविजन्स हुए। ठीक है, 1989 में लागू होने के बाद इसमें 9 रिविजन्स हुए, ये याद रखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कितने रिविजन्स आपको इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देखने को मिले। तो लागू होने के बाद 9 रिविजन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो कहाँ कहाँ वो रिविजन्स हुए, आइए उनको भी देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो पहला जो रिविज़न हुआ वो आपका 1992 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। तो पहला रिवीजन आपका 1990 लंदन में हुआ। फिर दूसरा रिवीजन आपका 1991 नैरोबी में हुआ। ठीक है, पहला रिवीजन आपका 1990 लंदन, सेकंड 1991 नैरोबी, थर्ड जो था आपका 1992 कोपेनहेगन में हुआ, कोपेनहेगन। ठीक है, 1992 में थर्ड रिवीजन कोपेनहेगन में हुआ। ठीक है, फिर 1993 में ये बैंकॉक में हुआ। याद रखेंगे 1993 में कहाँ हुआ, बैंकॉक में हुआ। बैंकॉक में होने के बाद फिर 1995 में वियना में हुआ। ठीक है, 1995 में ये आपका वियना में हुआ और 1995 वियना में होने के बाद ये 1997 मॉन्ट्रियल, इसी को हमने मॉन्ट्रियल में हुआ। और मॉन्ट्रियल में होने के बाद 1999 में ये बीजिंग में हुआ और बीजिंग में होने के बाद फिर ये 2016 में किगाली में हुआ। ठीक है, तो ये इसके 9 रिविजन्स थे जहाँ पे कि ये हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, अगर मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूँ, ठीक है, तो हुआ ये, इसमें हुआ क्या बेसिकली कि ओज़ोन लेयर में ना हम अंटार्कटिका, जो ओज़ोन लेयर में अंटार्कटिका पे जो हमारा ओज़ोन होल था, अंटार्कटिका में जो हमारा ओज़ोन होल था, ठीक है, वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। तो ये जो 9 रिविजन्स हुए ना, इन 9 रिविजन्स के रिज़ल्ट से क्या हुआ कि जो ओज़ोन होल था हमारे अंटार्कटिका में, उसमें हमें रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जैसे जैसे मतलब वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो रहा था, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सब अडेप्ट कर रहे थे, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो यहाँ से आपका ये एग्जाम्पल, यहाँ पे ये पता चल रहा था कि हमारा जो इंटरनेशनल ये कोऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, हाँ, हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम था कोफी अनान, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक टर्म कहा था कि एक सेंटेंस कहा था कि परहैप्स द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू डेट हैज़ बीन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहा था उन्होंने कहा था परहैप्स द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। उन्होंने कहा था कि जो हमारा अकेला ही हमारा सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिल्कुल टू डेट, वो क्या है, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या होगा। ठीक है, इन कंपैरिजन, अगर इसकी कंपैरिजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव बर्डन शेयरिंग जो थी या जो भी सॉल्यूशन प्रपोजल्स जो थे वो सबको धीरे धीरे मिलते थे कि हमें उसका जो रहता था वो ये रहता था कि बस हमको ओजोन डिप्लीशन चैलेंज जो है वो लेना है। और जैसे कि ग्लोबल रेगुलेशंस आपके रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल की बेसिस पे, ऐसे ही यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन के लिए भी कुछ हमारे रेगुलेशंस रखे गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बेसिस पे। समझ गए? चलिए, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अगेन आपका
इन विच स्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर दिस ओजोन लेयर इज सिचुएटेड। अब हमने बोला कि हमने एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हमने स्टडी की थी, लेकिन दैट मच हमने उनको स्टडी नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, लाइक ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। तो हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, इनमें आपसे पूछा है कि ओजोन लेयर किस लेयर में सिचुएटेड होती है। तो मैं आपको फिर बताती हूँ कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो हमारी लेयर होती है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि आपकी 20 to 35 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पे आपका ओजोन लेयर जो है वो सिचुएटेड है। तो वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत स्थित है, तो ये आपके समताप मंडल में स्थित है। बाकी स्ट्रेटोस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताती हूँ जब कभी भी एक्सप्लेन करती हूँ कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम जानें तो स्ट्रेटोस्फेयर को हम सेकेंड लोएस्ट लेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेकेंड लोएस्ट लेयर, ठीक है। सेकेंड लोएस्ट लेयर के नाम से इस स्ट्रेटोस्फेयर को जाना जाता है ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर या ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपकी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है और मीजोस्फेयर के नीचे होती है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। सेकेंड लोएस्ट लेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है, और मीजोस्फेयर के नीचे देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? बेसिकली आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है। समझ गए? चलिए, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारी स्ट्रैटिफाइड टेम्परेचर जोन से मिलके बनी हुई है। किससे बनी हुई है? स्ट्रैटिफाइड टेम्परेचर जोन। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये स्ट्रैटिफाइड टेम्परेचर जोन से बनी हुई है, कंपोज्ड हुई है। इसमें वार्मर लेयर्स हैं एयर की, जो कि आपकी कह सकते हो ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है, आउटर स्पेस के पास है। और कूलर लेयर्स जो है वो आपकी प्लैनेटरी सरफेस जो है अर्थ की उसके पास देखने को मिलेंगी। समझ गए? अब दूसरी बात आती है कि जो इंक्रीज़ होता है यहाँ पर टेम्परेचर में, वो कैसे होता है? वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और ये जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर में एल्टीट्यूड की बेसिस पे, एल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे क्या होता है? सन की जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो ये ओजोन लेयर करता है। जहाँ पे कि अगर मैं ओजोन की बात करूँ तो ओजोन जो है आपकी वो क्या है? वो आपकी एक्सोथर्मिकली, ओजोन एक्सोथर्मिकली फोटोलाइज्ड है। कैसी है? एक्सोथर्मिकली फोटोलाइज्ड है। कौन? आपकी ओजोन, ठीक है। किस में फोटोलाइज्ड है? एक्सोथर्मिकली किस में फोटोलाइज्ड है? तो ऑक्सीजन में फोटोलाइज्ड है, एक साइक्लिकल फैशन में। क्लियर है? अब दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है कि जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्रोपोस्फेयर के कंट्रास्ट में, जहाँ पे कि टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा था एल्टीट्यूड के साथ, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है एल्टीट्यूड के साथ। तो अगर मैं इसके कंट्रास्ट में इसको एक बारी अगर देखूँ तो बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर हमको एक बॉर्डर दिखाई देता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक बॉर्डर दिखाई देता है जिसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। ये याद रखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक बॉर्डर दिखाई देता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर में एल्टीट्यूड के साथ स्ट्रेटोस्फेयर में, और डिक्रीज़ हो रहा है एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर में ट्रोपोस्फेयर में। तो दोनों के बीच में जब इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ एक बॉर्डर बनता है हमारा, उस बॉर्डर को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहीं से आपका ये शुरुआत है आपके टेम्परेचर इन्वर्जन की, ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन की बिगिनिंग जो है वो यहाँ पर मानी जाती है। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ नियर द इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर के पास बात करूँ तो जो लोअर एज होगी आपके स्ट्रेटोस्फेयर की वो आपकी
एज हाई होगी एज 20 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इक्वेटर के पास जो लोअर एज होगी स्ट्रेटोस्फेयर की, वो आपकी एज हाई होगी एज 20 किलोमीटर। और अगर मैं मिड लैटीट्यूड पे बात करूँ तो ये आपकी अराउंड 10 किलोमीटर होगी। मिड लैटीट्यूड पे ये अराउंड आपकी 10 किलोमीटर होगी। एंड एट द एंड पोल्स पे अगर मैं लूँ तो ये अबाउट 7 किलोमीटर होगी। पोल्स के एंड पे ये आपकी 7 किलोमीटर्स होगी, ठीक है। और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की, इक्वेटर के पास स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर एज पे ये 20 किलोमीटर होगी। मिड में ये 10 किलोमीटर होगी मिड लैटीट्यूड पे, और पोल्स पे अबाउट 7 किलोमीटर्स होगी। टेम्परेचर जो रेंज रहता है यहाँ पर एवरेज में अगर मैं देखूँ तो -51 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रहता है ट्रोपोपॉज के पास। और मतलब 51 डिग्री सेल्सियस से आपका -15 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो रहता है, ठीक है। ये -15 डिग्री सेल्सियस ये मीजोस्फेयर के पास होता है, और ये -51 डिग्री सेल्सियस ये आपका ट्रोपोपॉज के पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो हमारा वेरी करता रहता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही वो वेरी करता रहता है, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि लो टेम्परेचर रहता है आपका पोलर नाइट में, विंटर्स के टाइम पे जो भी विंड्स होती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में वो आपकी एक्सीड करती हैं, जैसे कि आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। और आप कह सकते हो कि नियर अबाउट 16 किलोमीटर पर सेकंड पे ये रीच करती हैं सर्दर्न पोलर वॉर्टेक्स में। क्लियर है? चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब आपसे आता है कि हु डिस्कवर्ड दी ओजोन होल फर्स्टली। सबसे पहले ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा था, ये जो ओजोन होल क्रिएट हो रहा था, ये बेसिकली सबसे पहले किसने देखा था वो हमको बताना है। तो ओजोन लेयर में क्या हो रहा था कि एक होल बन रहा था। वो होल क्यों बन रहा था? क्योंकि ओजोन लेयर जो थी उसकी थिनिंग हो रही थी, वो डिप्लीट हो रही थी, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही थी। तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था फॉरमैन ने। किसने किया था? फॉरमैन ने। इनका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो इनका पूरा नाम था मिलोस फॉरमैन। मिलोस फॉरमैन। इन्होंने 1985 में डिस्कवर किया था इस ओजोन होल को। अगर इनकी मैं बर्थ डेट की बात करूं तो इनका बर्थ जो था वो 18 फैब 1932 में हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो आपकी 13 अप्रैल 2018 में हुई थी। और ये सीजैक अमेरिकन थे, ठीक है। सीजैक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर थे बेसिकली, ये स्क्रीन राइटर भी थे, एक्टर और प्रोफेसर थे, और जिनमें हम कह सकते हैं कि इनकी काफ़ी मशहूर थे ये, इनकी काफ़ी फेम थी। तो जैन थॉमस मिलोस फॉरमैन इनका कंप्लीट नेम है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इन्होंने अपना इस ओजोन लेयर मतलब इन्होंने साइंटिस्ट वर्क करना शुरू किया होगा, एंड इन्होंने ये 1985 में इसको डिस्कवर कर दिया। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। विच गैस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर ओजोन डिप्लीशन। अब आपसे पूछा कि ओजोन डिप्लीशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव गैस कौन सी है, तो हमने पता है, बार बार पढ़ा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव गैस है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्यों है बेसिकली ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली फुली, और हम कह सकते हैं फुली और पार्टली हमारा हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कि आपको कार्बन भी देखने को मिलता है, ठीक है। फुली और पार्टली हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि आपको कार्बन भी देखने को मिलता है, यहाँ आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है, इसमें आपको क्लोरीन, फ्लोरीन सब देखने को मिलते हैं। जो क्लोरीन, फ्लोरीन है ये सब हमारे वॉलेटाइल डेरिवेटिव्स हैं मीथेन के, इथेन के, प्रोपेन के, ठीक है। इसका बहुत मोस्ट कॉमन सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपका है डाइफ्लोरोमीथेन। क्या है? डाइफ्लोरो मीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन जो है इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है। एंड ये जो CFC है ये ओजोन लेयर को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, क्यों हमने बोला कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा एक CFC12 होता है,
ठीक है। CFC-12 होता है जो कि एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में, एंड एज अ फोम ब्लोइंग एजेंट की तरह भी ये यूज़ होता है, एज अ फोम ब्लोइंग एजेंट, एज अ फोम ब्लोइंग एजेंट की तरह भी ये यूज़ होता है। तो क्या होता है, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में स्लोली राइज करते हैं तो ये जो हार्मफुल स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनके द्वारा इनको ब्रोक डाउन कर दिया जाता है। तो जब ये ब्रोक डाउन होते हैं तो ये क्लोरीन एटम्स को रिलीज़ करते हैं। जब ये ब्रोक डाउन होते हैं तो ये क्लोरीन एटम्स को, जब इनका ब्रोक डाउन होता है तो ये क्लोरीन एटम्स को रिलीज़ करते हैं और फिर क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ। और जब ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर थिनिंग होने लगती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगेन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ CFC गैस। तो हमें पता है मेन सोर्स तो आपका रेफ्रिजरेटर है, ACs हैं, बट मेन सोर्स इज़ द रेफ्रिजरेटर। CFC गैस का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका रेफ्रिजरेटर। चलिए, इन विच रीजन डज द ओजोन होल इज मैक्सिमम एक्सपैंडेड। सबसे ज़्यादा बड़ा ओजोन होल कहाँ पाया गया था? ओजोन क्षेत्र किस क्षेत्र में अधिकतम फैला हुआ है? तो ये आपके अंटार्कटिका के ऊपर है, ओवर अंटार्कटिका। ठीक है, अब हमारी बात आ गई कि जो रामसर ट्रीटी है आपका, ये रिलेटेड है किससे? तो ये जो रामसर ट्रीटी है ये आपका किससे रिलेटेड है? वेटलैंड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कि वेटलैंड्स, जो भी हमारी वेटलैंड्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये जो रामसर ट्रीटी है ये बेसिकली वहाँ से रिलेटेड। तो रामसर जो हमारी संधि है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो ये रामसर संधि या रामसर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। ये जो रामसर कन्वेंशन है किस पे है? बेसिकली ये वेटलैंड्स पे है, और वेटलैंड्स पे है, वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं वाटर फ्लो हैबिटेट है। ठीक है, वाटर फ्लो हैबिटेट। तो ये आपकी वाटर फ्लो हैबिटेट जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है आपकी, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हैं रामसर साइट्स का। ठीक है, रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स का हमको क्या करना है? इनका कंजर्वेशन करना है, इनको सस्टेनेबल यूज़ करना है। इसको हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो नेम है ये आपकी एक सिटी है ईरान में। ठीक है, ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। उस पे इसका नाम पड़ा, जहाँ पे कि हम अगर कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन आपका 1971 में जो था वो साइन हो गया था। हर 3 साल में क्या होता है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको COP का नाम दिया जाता है। कॉप हम पढ़ते हैं ना, डिफरेंट, तो उसमें पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन होता है किसी भी कन्वेंशन का, वो डिसीज़न को अडॉप्ट करता है। ठीक है, डिसीज़न को अडॉप्ट करता है और एडमिनिस्टर करता है कि इस जो वर्क है कन्वेंशन का वो किया जाए और इम्प्रूवमेंट लाया जाए। ठीक है, या उन तरीक़ों को इम्प्रूव किया जाए जिनसे कि हम प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली इस रामसर ट्रीटी में यही सब हुआ था। अब कुछ हमारी वेटलैंड्स की लिस्ट भी है। ठीक है, जिनकी हमारी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, तो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा देख लें। तो रामसर, अगर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स की बात करूं जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है तो वो कितनी है? 2331। याद रखना कि 2331 हमारी वेटलैंड्स है जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। रामसर साइट्स जो हैं आपकी, अगर मैं बात करूं मई 2018 में, तो इन्होंने आपका लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर रखा है। और यहाँ पे
जो कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जिसमें ग्रेटर एरिया है वेटलैंड्स में लिस्टेड, तो वो आपकी बोलीविया है। वो याद रखना, ये पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया है, तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया आपको बोलीविया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी ये 2331 की लिस्ट देना तो मुश्किल है, बस अब याद रखना कि वेटलैंड जो है जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है वो 2331 है। चल आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन है, रिवर पोल्यूशन लेवल इज मेजर्ड बाय, तो जो रिवर पोल्यूशन का लेवल है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, तो उसको बीओडी के थ्रू मेज़र किया जाता है। नदी प्रदूषण स्तर किसके द्वारा मापा जाता है, तो नदी प्रदूषण स्तर को बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड क्रिएचर्स एंड प्लांट इज पब्लिश्ड। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि जो इंडेंजर्ड क्रिएचर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी लिस्ट को कहाँ पब्लिश करते हैं, तो हम रेड डेटा बुक में उनको पब्लिश करते हैं। जो भी हमारे लुप्तप्राय जीव होते हैं और या पौधे होते हैं, उनकी सूची कहाँ प्रकाशित होती है, तो रेड डेटा बुक में प्रकाशित होती है। अगला है, व्हाट इज़ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। किसी भी एक इकोसिस्टम में जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर का क्या नाम है, तो ये भी ज़्यादा एलैबोरेट करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उसको हम बायोमास कहते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जो कुल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको बायोमास कहा जाता है। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब बात आ गई कि एसिड रेन के लिए कौन सा केमिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। तो एसिड रेन के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो आपका SO2 है और NO2 है। क्यों है वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब SO2 और NO2 रिस्पॉन्सिबल हैं क्यों है। अब आइए एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड रेन एक क्या है, आपको इसको हम हिंदी में अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरह की रेन है। ठीक है, या हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। ये एक तरह की रेन है। ये एक तरह की रेन है या फिर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। जो कि अनयूजली आपकी एसिडिक होती है। मतलब हम कहें कि इसमें ना जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसके एलिवेटेड लेवल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लो पीएच होता है। क्या होता है, लो पीएच होता है। मोस्ट वाटर जो होता है, जैसे कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, मोस्टली अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। यानी कि वो आपका कितना होगा, आपका वो एग्जिस्ट करेगा 6.5 से 8.5 के बीच। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है या फिर जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है उसका अप्रॉक्स 6.5 to 8.5 के बीच में। लेकिन जो हमारी एसिड रेन होती है उसका पीएच लेवल लोअर होता है। ठीक है, वो आपका रेंज करता है, हम कह सकते हैं 4 to 5 से भी कम। ठीक है, एवरेज में। तो मोर एसिडिक द एसिड रेन, जितना ज़्यादा एसिडिक हमारी एसिड रेन होगी उतना ही लोअर आप उसका पीएच होगा। तो जितना पीएच कम होगा उतनी रेन जो है वो एसिडिक होगी। एसिड रेन जो होती है उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं प्लांट्स पर, एक्वेटिक एनिमल्स पर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। एसिड रेन क्यों होता है, तो हमने बोला ना यहाँ SO2 और NO2 ये रिस्पॉन्सिबल है। क्यों है, कैसे हैं, वो देखेंगे। तो एसिड रेन जो होता है वो आपके सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, इनका जब एमिशन होता है और फिर ये एमिशन के बाद जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे H2O के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ जब ये SO2 और NO2 रिएक्ट करता है तो ये एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब हमारा SO2 H2O के साथ मिलता है तो ये हमारा H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और
जब ये NO2 हमारा H2O के साथ मिलता है तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड बना लेता है, ठीक है, तो HNO3 बना लेता है। तो वही है कि क्या हुआ बेसिकली कि ये हमारे जो SO2 और NO2 हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं। और जो प्रेसिपिटेशन जो एसिड रेन है, वो जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है उसका जो pH है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एसिड रेन है। एसिड रेन का हमने बोला कि हमें इफेक्ट्स प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, एक्वेटिक लाइफ पे, सब पे देखने को मिलता है, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो जो परसिस्टेंट एसिड रेन होती है वो क्या क्या कर सकती है, वो किसी भी एक ट्री की जो बार्क होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी को कम कर सकती है, जो भी हमारा लिविंग फ्लोरा होता है उसको ससेप्टेबल बना सकती है एनवायरनमेंट के लिए, कि जैसे कि आपका ड्रॉट हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, पेस्ट इन्फेस्टेशन हो सकता है। ये सब जो है वो किसकी वजह से होते हैं, ये सब आपके एसिड रेन की वजह से होते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगर मैं अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि हमारा ये जो सल्फ़र है या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है ना, ये इसकी सोर्स क्या है बेसिकली, तो क्योंकि यही हमारा एसिड रेन कर रहा है तो ये एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक है। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो हमारा प्रोड्यूस होता है नेचुरली भी, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड की जो हमारा सोर्स है वो तो एंथ्रोपोजेनिक है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस हैं वो हमारे नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूस, जैसे कि हमारा जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, ठीक है, वहाँ से। और जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन से निकल रहा है, ठीक है। तो ये इतना ही काफ़ी है, बाकी इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड परमिटेड रिगार्डिंग द सेफ नॉइज लेवल फॉर ए सिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए जो सेफ़ नॉइज़ लेवल जो है वो बताया जाता है कि जितनी जो लिमिट है वो परमिटेबल है वो कितनी है। किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर कहा गया, यानी कि सुरक्षित शोर स्तर के संबंध में जो ध्वनि की तीव्रता है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। कितनी? 45 डेसिबल। क्लियर है। चलिए, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि आपका ये जो रामसर ट्रीटी है वो कहाँ हुआ था, ये रामसर संधि का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये रामसर संधि का आयोजन आपके ईरान में हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम द अमेज़न बेसिन। ये जो अमेज़न बेसिन है, इस अमेज़न बेसिन को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इसको देखेंगे कि क्यों है ऐसा। ये अमेज़न बेसिन बेसिकली क्या है, तो किस क्षेत्र को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, तो अमेज़न बेसिन को। ये जो अमेज़न बेसिन है ना, ये आपके साउथ अमेरिका का एक पार्ट है, ठीक है। साउथ अमेरिका का ये एक पार्ट है अमेज़न बेसिन, जो कि आपका ड्रेन्ड हुआ है कहाँ से, तो अमेज़न रिवर से हुआ है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वहाँ से हुआ है। जो आपका ये अमेज़न ड्रेनेज बेसिन है ये आपका काफ़ी सारा एरिया कवर करता है, लगभग अगर मैं कहूँ तो 35.5% जो आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एरिया है उसको ये कवर करता है अमेज़न बेसिन। और ये जो है आपके कंट्रीज़ जो हैं बोलीविया की, ब्राज़ील की, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये लोकेटेड है इन द कंट्रीज़ ऑफ बोलीविया, ब्राज़ील। मैं कंट्रीज़ लिख देती हूँ। अमेज़न बेसिन कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो बोलीविया, कंट्रीज़ ऑफ बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, वेनेजुला, और आपका फ्रेंच गुयाना। इन सब की कंट्रीज़ में ये जो है वो लोकेटेड है। और जो मोस्ट ऑफ द बेसिन है आपका, वो ज़्यादातर जो हमारा अमेज़न बेसिन है वो आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। याद रखना
अमेज़न रिवर भी थी, अमेज़न बेसिन पढ़ा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इसी से हमारा अमेज़न बेसिन कवर है। साउथ अमेरिका का ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये इतनी सारी कंट्रीज़ में लोकेटेड है। और ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये हमारा लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो क्लियर है इतना यहाँ तक। बाकी अगर मैं इसकी ज्योग्राफी की बात करूँ तो ये जो अमेज़न रिवर है आपकी, क्योंकि हमने बोला ना ये अमेज़न रिवर से ही ये ड्राइव हुआ है, तो ये जो अमेज़न रिवर है ये आपकी इंडस माउंटेन जो है वहाँ से बिगिन करती है, कहाँ पे बेस्ट में से, ठीक है, बेसिन के बेस्ट से आपको इंडस माउंटेन से ये रिवर निकलती दिखेगी अपनी मेन ट्रिब्यूटरीज़ के साथ। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो हैं आपकी मैरानोन रिवर एंड एप्रीमैक रिवर पेरू में आपकी एप्रीमैक और मैरानन रिवर है, ठीक है, वहाँ से। और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वाटरशेड का अमेज़न का वो आपका सेकंड बिगेस्ट पीक होगी एरुपाचाकी, ठीक है। तो बस इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है बाकी इनकी क्वेश्चंस की, इतना ही मेरे को सफिशिएंट लगा आपको बताने के लिए, मैंने बता दिया। तो यही पूरा था हमारा सेशन। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। किस आपको ये एनवायरमेंटल जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आए इनके साथ आप कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है और आने चाहिए, या ये इतने मोर देन सफिशिएंट हैं, या फिर हमको किसी एक और किसी अलग दूसरी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने काफ़ी दिनों तक टीचिंग एप्टीट्यूड किया था, अभी काफ़ी दिनों से फिर हम अभी ये एनवायरनमेंट का वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करें, तो हम अपने अकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आते हैं। हमें जो लगता है कि हाँ हमको ये लाना चाहिए, बट आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या आना चाहिए, तो वो हमें ज़रूर से बताइए। सो चलिए दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। अभी तो फ़िलहाल एनवायरनमेंट के साथ ही मिलेंगे, एनवायरनमेंट क्वेश्चंस के साथ ही। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।